सारा सामान पैक करने के बाद अब बारी थी सामानों को कार के डिग्गी में रखने की, जिसके लिए अभी मैं अपना सामान उठा ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे घर के नौकर राजू ने कहा, अरे साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं हूं ना। जिसके बाद राजू ने ही मेरा सामान कार तक ला दिया और हम दोनों ने मिलकर सामानों को डिग्गी में भी चढ़ा दिया। जिसके बाद मैं कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी राजू बोला, साहब आप फिर कब लौटेंगे। तो मैंने जवाब दिया, अब पता नहीं कब लौटूंगा, ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो रहने का भी सारा इंतजाम है वहाँ पर। चलो अब मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। कहीं ना कहीं बुरा तो मुझे भी लग रहा था, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऊपर से तबादला वाली जगह भी इतनी दूर है कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेघालय से आसाम करीब 7 घंटों का रास्ता है। खैर, गाड़ी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। फिलहाल शाम के 6 बज रहे थे और अगर गाड़ी इसी तरह से चलती रही तो रात के 12 बजे तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा था तो जाहिर सी बात है किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। और आसमान देखकर ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि आसमान पूरी तरह से काले बादलों की गिरफ्त में था। तकरीबन 3 घंटे लगातार कार ड्राइव करने के बाद मैंने एक ढाबे पर रुककर छोटा सा ब्रेक लिया और हल्का फुल्का खाना खाकर वापस से आगे बढ़ने लगा। तब रात के 9:30 बज रहे थे। यूं ही कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद रात के 11 बजे तक मैं नेशनल हाईवे से अलग एक ऐसे रास्ते पर आ गया जो रास्ता कम जंगल ज्यादा लग रहा था। उस रास्ते पर ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैं यहाँ तक जितने भी रास्तों से होकर आया था उसमें मुझे कोई ना कोई आदमी दिखा ही था। तो फिर इस रास्ते पर ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, जंगल से घिरे उस रास्ते पर मेरी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे पर खड़े एक लड़के पर गई। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की रही होगी। अभी मैं दूर से ही उस लड़के को देख ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा था कि गाड़ी ना रोककर आगे बढ़ जाऊंगा, मगर बारिश को देखते हुए उस लड़के पर मुझे दया आने लगी। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस लड़के के पास रोका और मेरी सीट के बगल वाली सीट का शीशा गिराते हुए उस लड़के से बोला, ओए छोटू, कहीं जाना है क्या तुमको? चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस पर उस लड़के ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरी सीट के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर आ गया। उस लड़के के बैठते ही मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। तभी मैंने उस लड़के से पूछा, यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे तुम? तो इस पर लड़का बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला, अच्छा, कहाँ जाना है तुमको? इस पर लड़का बोला, बस सामने रेल गेट तक जाना है। उस लड़के की बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर गाड़ी चलाते रहने के बाद मुझे सामने की तरफ एक रेलवे फाटक नजर आने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन उस रेलवे फाटक के आसपास मुझे एक भी घर या कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने उस लड़के से कहा भी, यहाँ उतरोगे तुम? तुम्हारा घर कहाँ है बोलो?
मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। जिसके बाद मैंने उस लड़के को वहीं उतार दिया और कार लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे और मैं अपनी मंजिल के बेहद करीब था। तभी जब मेरी नज़र अपने बगल वाली सीट पर गई तो मेरा बगल वाला सीट एकदम सूखा हुआ था, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि वो लड़का बारिश में भीगा हुआ था, तो कायदे से उसके बैठने से सीट भी गीली हो जानी चाहिए थी। तो फिर सीट सूखी हुई क्यों है? खैर, कुछ देर बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे रहने का इंतजाम किया गया था। गाड़ी से उतरकर मैं बारिश से बचते बचाते उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारने से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। तो मैंने पूछा, जी आप कौन? तो आदमी बोला, जी मुझे इस घर का और आपका ख्याल रखने के लिए भेजा गया है, आइए अंदर आइए। जिसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। तभी वो आदमी, जिसका नाम शंकर था, उसने मुझसे कहा, साहब आज मुझे ज़रा जल्दी छुट्टी चाहिए, मेरा बेटा कहीं खो गया है। पता नहीं, सुबह मैं रेलवे फाटक की तरफ गया था, अभी तक घर नहीं आया। जिस पर मैंने कहा, रेलवे फाटक की तरफ? उधर तो अभी अभी मैं एक 14-15 साल के लड़के को छोड़कर आ रहा हूँ, कहीं वो तो नहीं था तुम्हारा बेटा? तो शंकर बोला, क्या आप रेलवे फाटक से आ रहे हैं, वो भी जिंदा? शंकर की इस बात पर उतना ध्यान ना देते हुए मैंने कहा, वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो अभी रेलवे फाटक पर। जिसके बाद मैं शंकर को अपनी कार में बिठाकर रेलवे फाटक की तरफ बढ़ने लगा। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। शंकर के चेहरे पर झलकती परेशानी को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था, और परेशान हो भी क्यों ना, आखिर उसका बेटा जो खो गया था। तभी मैंने शंकर का मन बहलाने के लिए उससे पूछा, अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे रेलवे फाटक के बारे में? इस पर शंकर बोला, साहब वो रेलवे फाटक ठीक नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप बस मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। शंकर से ये सुनकर मैंने कार की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। कुछ देर बाद हम लोग उस रेलवे फाटक पर पहुंचे। फाटक गिरा हुआ था, शायद ट्रेन आने वाली थी। अभी मैं कार रोककर फाटक खुलने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी शंकर ने रेल पटरियों की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, साहब वो मेरा बेटा। मैंने जब शंकर के इशारे की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वही लड़का जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दिया था, वो रेल पटरियों पर चलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। हालांकि मुझे और शंकर को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर पीछे से मैं पहचान गया कि वो वही लड़का है। किसी भी वक्त उस पटरी पर ट्रेन आ सकती थी, लिहाजा मैं झट से गाड़ी से बाहर निकला। मेरे साथ ही साथ शंकर भी निकला, मगर मैं शंकर का इंतजार ना करके खुद ही दौड़कर उस लड़के की तरफ जाने लगा। मैं दौड़ रहा था और वो लड़का रेल की पटरियों पर सिर्फ चल रहा था, मगर मैं दौड़कर भी उस लड़के के पास नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रही हो, मगर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे तैसे मैं उस लड़के तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर रेल पटरियों से दूर करने लगा, मगर वो लड़का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था और न ही वो खुद रेल पटरियों से हटने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने पीछे पलटते हुए शंकर से कहा, मेरी मदद करो, यहाँ आओ जल्दी। पीछे पलटते ही मैंने देखा कि शंकर मेरी ओर आने की बहुत कोशिश कर रहा है,
मगर वो अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रहा। तभी शंकर चीखते हुए मुझसे बोला, साहब उसे छोड़ दीजिए, वो मेरा बेटा नहीं है, वहां से हटिए। शंकर के इतना बोलते ही मैंने जब उस लड़के को देखा तो ये वही लड़का था जिसे मैंने लिफ्ट दिया था, मगर अब उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागकर शंकर की तरफ आ गया। इतने में ही ट्रेन आ गई और उस लड़के को कुचलती हुई आगे निकल गई। मगर जब ट्रेन वहां से निकल गई तब जो हमने देखा वो देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून पानी सा हो गया, क्योंकि ट्रेन गुजर जाने के बाद भी वो लड़का पटरियों पर उसी तरह से खड़ा था। ये देखने के बाद हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम वहां रुक सकें, लिहाजा हम कार में बैठकर वहां से फटाफट निकल गए। तभी मैंने कार ड्राइव करते हुए शंकर से कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो लड़का, और तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हारा लड़का है? मेरी बात सुनकर शंकर बोला, साहब दरअसल मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है और बेटे के खो जाने के गम में मुझे लगा कि वही मेरा बेटा है। आगे शंकर ने बताया, दरअसल बहुत पहले इस फाटक पर मालगाड़ियों को रोककर लुटेरे कोयला लूटा करते थे। एक दिन ऐसे ही लुटेरे मालगाड़ी रोककर कोयला लूट रहे थे। तभी वो लड़का फाटक पार करने के इरादे से वहां पर आ गया और उसने लुटेरों को देख लिया, जिसके बाद उन लुटेरों ने उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला और उसी लड़के की आत्मा रेलवे फाटक पर भटकती रहती है। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। बाद में पता चला कि शंकर का खोया हुआ बेटा वापस घर आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। रात के तकरीबन 11:30 बजे मामा जी के घर में उन्हीं के रूम में पलंग पर लेटे लेटे मैं करवटें बदल रहा था, क्योंकि उस रात पता नहीं क्यों मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। हालांकि ऐसा हर रात नहीं होता, रोज रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, पर आज शायद नींद ने मुझसे अपना किनारा ही बदल लिया था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आवाज के साथ कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और चादर के अंदर से ही छिपकर देखने लगा। धीरे धीरे दरवाजा पूरा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि मामा जी खड़े हैं। मामा जी धीरे धीरे चलकर कमरे में आए। तभी मैंने अपने मुंह पर से चादर हटाकर मामा जी से कहा, मामा जी कहाँ गए थे आप इतनी रात को? मुझसे ये सवाल सुनकर मामा जी ऐसे हो गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो और उन्होंने बोला, कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूम रहा था। मामा जी के ये बोलने का तरीका ही बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस पर मैंने उनसे दोबारा पूछा तो मेरे दूसरे बार पूछने पर मामा जी ने मेरे पास आते हुए बोला, देख, तू जैसे सो जाता है ना, उस तरह से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं कभी कदार अपने दोस्त धीरेन के साथ सिनेमा देखने चला जाता हूँ। सुन, ये बात घर में किसी को बताना मत। इस पर मैंने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे भी एक बार ले चलिए सिनेमा दिखाने, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मामा जी बोले, इतना आसान नहीं है भांजे, देख हमारे गांव में तो सिनेमा हॉल है नहीं, हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर पहले दूसरे गांव जाते हैं। सिनेमा रात के 10 बजे खत्म होता है तो वहाँ से वापस लौटने की कोई ट्रेन नहीं होती, पर एक मालगाड़ी उसी वक्त वहाँ से गुजरती है, तो हम लोग कैसे भी करके उस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं और गार्ड के कैबिन में बैठकर वापस आ जाते हैं।
इस पर मैंने कहा, हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है, आप लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस ले चलिए एक बार। इस पर मामा जी बोले, ठीक है, कल तो नहीं परसों हम लोग वापस जाएंगे फिल्म देखने, तो तू भी चलना, और हाँ घर में किसी को बताना मत ये बात। उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था, इसलिए तब के लोग समय बिताने के लिए अक्सर सिनेमा हॉल में बैठा करते थे। एक दिन बाद यानी परसों हम 3 जने, मैं, मामा जी और धीरेन, हम लोग शाम को सिनेमा देखने निकल पड़े। जाते वक्त हमें किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आई। हमारे स्टेशन के 2 स्टेशन बाद ही वो गांव था, इसलिए पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस गांव के स्टेशन पर उतरकर थोड़ा चलने के बाद ही हम तीनों उस सिनेमा हॉल में पहुंच गए। सिनेमा हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था। खैर हम लोगों ने टिकट कटवाया और अंदर जाकर फिल्म देखने लगे। फिल्म काफी अच्छी थी और देखते देखते समय कब पार हो गया पता ही नहीं चला। अभी हम लोग फिल्म का मजा ले ही रहे थे कि तभी अचानक से फिल्म खत्म होने से पहले ही पता नहीं कैसे पर्दा पूरा सफेद हो गया। शायद प्रोजेक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। फिल्म के अचानक बंद होते ही सिनेमा हॉल में बैठे सारे लोग एकदम से चिल्लाने लगे। तभी मामा जी के दोस्त धीरेन ने कहा, अरे यार क्या हो गया, इतना सही फिल्म चल रहा था, पता नहीं अब कितना वक्त लगेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनटों के बाद फिल्म पर्दे पर फिर से चलने लगी। फिल्म इतनी अच्छी थी कि हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हमें वापस घर भी लौटना है। जब पूरी फिल्म खत्म हुई तो वक्त हो रहा था रात के 10:15 बजे का। घड़ी को देखते हुए मामा जी ने हमसे कहा, अब तो वो मालगाड़ी चली गई होगी, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? तो इस पर धीरेन बोला, हो सकता है मालगाड़ी लेट से आए, पहले रेल पटरियों की तरफ चले तो। जिसके बाद हम तीनों चलते हुए रेल पटरियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। रेल पटरियों की तरफ इसलिए क्योंकि अब कोई ट्रेन तो थी नहीं, इसलिए स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता और स्टेशन जाकर हम लोग मालगाड़ी भी नहीं पकड़ पाते। कुछ देर चलने के बाद हम लोग रेल पटरी के पास पहुंचे। तभी धीरेन ने मामा जी को एक बंद दुकान को दिखाते हुए कहा, वो देख, उस बुड्ढे की दुकान बंद है, मतलब मालगाड़ी जा चुकी है, क्योंकि वो बुड्ढा हमारे साथ भी उसी मालगाड़ी से जाता है ना। इस पर मामा जी बोले, तो अब क्या करें? इस पर धीरेन बोला, चलो अब पैदल, और कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास पैदल चलने के अलावा सच में कोई चारा नहीं था, इसलिए हम उसी रेल पटरी के सहारे अपनी गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। रेल पटरियों पर आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पर अच्छी बात तो ये थी कि धीरेन अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखता था और उसी के चलते उस रात हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने की तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ लाइट जैसी चमकती किसी चीज पर गई। पहले तो मुझे लगा शायद कोई ट्रेन आ रही है, मगर फिर सोचा कि अगर कोई ट्रेन होती तो हॉर्न जरूर मारती, पर अगर ट्रेन नहीं है तो फिर ये है क्या? तभी मैंने मामा जी और धीरेन से कहा, मामा जी वो देखिए, वो सामने क्या चमक रहा है? मेरी बात सुनकर मामा जी और धीरेन ने एकदम से सामने की तरफ देखा तो वो भी उस चमकती हुई चीज को देखकर चौंक से गए। मगर जब धीरेन ने उस चमकती हुई चीज पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो वो चीज अचानक गायब हो गई। हम तीनों ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अभी हम हैरानी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा
देख ही रहे थे कि तभी पटरी पर पीछे की तरफ से हमें किसी के चलने की आवाज आने लगी। डरी हुई निगाहों से हम लोग पीछे पलटे तो पीछे का नजारा देखकर हमारा पूरा बदन सूख गया, क्योंकि हमारे पीछे वही चमकती हुई चीज थी। और वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि इंसानी आंख थे। इसका मतलब कि वो कोई इंसान था जो चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। धीरेन ने फिर से अपनी टॉर्च को उस आदमी की ओर घुमाया तो इस बार टॉर्च की लाइट में हमें वो आदमी साफ तौर पर दिखा। उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके पैर गायब थे, मगर फिर भी वो हवा में उड़ते हुए हमारी ओर आ रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम वहां से भागना तो चाहते थे मगर भाग नहीं पा रहे थे, जैसे हमारे पैरों को किसी ने पकड़कर रखा हो। मैं तो बिल्कुल सुन्न-सा हो गया था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ये नज़ारा पहली और आखिरी बार देख रहा था। इतने में ही मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए दौड़ने लगे। हम तीनों को दौड़ता देख वो आदमी, या यूं कहें तो वो शैतान भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मगर मामा जी और धीरेन एक ही धुन में भागे जा रहे थे। उस वक्त पर मेरा दिमाग किसी दूध पीते बच्चे की तरह हो गया था। ये भागा दौड़ी का सिलसिला कुछ देर और चला, जिसके बाद हम लोग भागते भागते एक स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अब गायब हो चुका था। ये सब हो जाने के बाद अब हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम अपने घर लौट पाएं। इसलिए हमने पूरी रात स्टेशन में ही कटा दी और दिन के उजाले में ही अपने घर पहुंचे। मगर उस रात वो था क्या, आज तक ये ठीक से पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस आदमी की वहीं पर उस रेल पटरी में कटकर मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। जिनका नसीब अच्छा था वो तो बच गए, मगर जिनका भाग्य उनके साथ नहीं था वो उस आधे कटे हुए शैतान के हाथों लग गए और उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से मामा जी ने सिनेमा देखने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।